नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की तैयारी का खाका तैयार करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, काशी तमिल संगमम, वाराणसी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत। वस्तु और सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। केंद्रीय गृह मंत्री आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बिहार में जहरीली शराब हादसे में मरने वालों की संख्या 81 हुई और स्पेन में FIH महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत आयरलैंड को हराकर फाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों के लिए भारत की तैयारी का खाका तैयार करेगा। फिक्की के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आगामी बजट पिछले बजट की मूल भावना का पालन करेगा। The budget will follow the spirit of the earlier budgets. We are going to set the template which was set earlier, but follow it and take it further for India's next 25 years, so that at 2047, as was indicated by the Honorable Prime Minister. वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि वो ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे विकसित देश पश्चिम में मंदी की आशंकाओं के बीच भारत को उत्पादन या संसाधन केंद्र के रूप में देखें। उन्होंने कहा कि सरकार भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है और नियमों में बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करेगी। GST परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला किए जाने की संभावना है। इनमें GST कानून के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित करना, अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला तथा गुटखा व्यापार में कर वंचना दूर करने के लिए तंत्र कायम करना शामिल है। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर GST लगाने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि काशी तमिल संगमम, वाराणसी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। कल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि इस आयोजन का समापन नहीं हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शुभारंभ हो रहा है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये शुरुआत है भारतीय संस्कृति की 2 उत्तुंग शिखर, तमिलनाडु की संस्कृति, दर्शन, भाषा, कला, ज्ञान और समग्र विश्व में जिसकी मान्यता है, ऐसी काशी की नगरी की इस सांस्कृतिक विरासत के मिलन की शुरुआत है और यहीं से रास्ता आगे जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को महीने भर चले इस सांस्कृतिक आयोजन का उद्घाटन किया था। तमिलनाडु से आए 12,000 से अधिक लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। तमिल संगमम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल थी। इसे IIT मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पूर्वी आंचलिक परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्वी आंचलिक परिषद से संबंधित राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। श्री शाह ने कल रात कोलकाता के भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत को पूरा भरोसा है कि वो अन्य देशों के साथ मिलकर जैव ईंधन गठबंधन बना सकता है। कल बेंगलुरु में श्री पुरी ने बताया कि 2025 तक देश में एथेनॉल का उत्पादन 1,000 करोड़ लीटर प्रति वर्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए भारत जल्द ही एथेनॉल के 20% मिश्रण वाला ईंधन
E20 उपलब्ध कराएगा। श्री पुरी ने बताया कि G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत एक अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना को लेकर आशान्वित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेता भविष्य में नियमित संपर्क बनाए रखने पर भी सहमत हुए। दोनों नेताओं ने विशेष रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित द्विपक्षीय सहयोग पर संतोष व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने आपसी व्यापार और निवेश, ऊर्जा, कृषि, परिवहन, लॉजिस्टिक सेवाओं, रक्षा और सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री मोदी ने पुतिन को G20 अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शंघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपमानजनक टिप्पणी को बेहद असभ्य और घटिया दर्जे का बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को शहीद बताकर महिमा मंडित करता है और लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताया। 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जन्नी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। ओसामा बिन लादेन को यूएस ने घर में घुसकर मारा और भारत ने भी सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर की आतंकवादियों के खिलाफ। अब किसके घर में घुसे, आतंकवाद कहां पर था, इस पर तो पाकिस्तान कहीं अपना मुंह छिपाने लायक नहीं बचा है। और केवल बयान खराब देकर अपना पिंड छुड़ाने का काम करेंगे तो होगा नहीं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज बिलावल भुट्टो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सत्ता में बने रहने और सरकार बचाने के लिए दिया है। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला और सिक्किम के मुख्य सचिव VB पाठक ने अगले साल मार्च में होने वाली G20 बैठकों की तैयारी के लिए कल गंगटोक में एक बैठक की। श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत की विविध संस्कृति, इतिहास, परंपरा और विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला विशिष्ट कार्यक्रम हो। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्किम पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य होगा जहां 2 बैठकें आयोजित होंगी। इन बैठकों में G20 देशों के लगभग 80 प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्र सरकार किसान आंदोलन से जुड़े 86 मुकदमे वापस लेने पर सहमत हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में बताया कि गृह मंत्रालय इस बारे में सहमत हो गया है। रेल मंत्रालय ने किसान आंदोलन के दौरान रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के निर्देश भी जारी किए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, MSP को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने तथा देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति को बदलने के लिए इस वर्ष जुलाई में समिति गठित की है। समिति की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में सिरमौर क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा के उत्तर में कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करने से न्याय हो सकेगा।
ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में सीमित जो लोग हैं उनके लिए यह प्रावधान है, क्योंकि वो आदिकाल से उन परंपराओं के साथ रहते हैं जो जनजाति चरित्र को प्रदर्शित करता है। और जो मानक इस देश में हम सब ने तय किया है, उस मानक के आधार पर जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए सदन में लाया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 81 हो गई है। सबसे अधिक 74 मौतें सारण जिले में हुई। 25 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 30 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से 12 की हालत गंभीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हादसे पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया में आई खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। स्नातक स्तर के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले वर्ष 21 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी और आवेदन प्रक्रिया फरवरी माह में शुरू हो जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि विषयों की संख्या और प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले जैसा रहेगा। भारत FIH महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। स्पेन में कल सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने पेनल्टी शूटआउट में आयरलैंड को 2-1 से हराया। निर्धारित समय में मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर सविता पुनिया के शानदार बचाव के नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चट्टोग्राम में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में आज चौथे दिन बांग्लादेश दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 42 रन से आगे खेलेगा। कल भारत ने शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के शतकों की मदद से मेजबान टीम को 513 रन का लक्ष्य दिया था। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के मैच में आज रात 8:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला मोरक्को से होगा। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को और फ्रांस ने मोरक्को को हराया था। फाइनल मुकाबला कल रात 8:30 बजे अर्जेंटीना और वर्तमान चैंपियन फ्रांस के बीच खेला जाएगा। अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। मुंबई कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। जम्मू श्रीनगर मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित और लेह में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में सुबह धुंध और बाद में बादल छाए रहेंगे। शिलांग, ईटानगर और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। गैंगटॉक में वर्षा होने की संभावना है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत सभी अखबारों में प्रमुखता से है। अमर उजाला की सुर्खी है, श्री मोदी ने कहा, संवाद और कूटनीति ही अकेला रास्ता। जनसत्ता कहता है, दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान ऊर्जा, सहयोग, व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी के बाद भारत का कड़ा जवाब सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण लिखता है, भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा अपनी हरकतों में सुधार करे पाकिस्तान। राजस्थान पत्रिका ने इसे पाकिस्तान का हताश भरा बयान बताते हुए लिखा है, भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब, याद दिलाई 1971 की हार। विदेश मंत्री की तरफ से न्यूयॉर्क में दिए गए बाजरा भोज से बाग बाग हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश जनसत्ता में है। पत्र आगे लिखता है, स्वस्थ आहार को बढ़ावा के लिए पहल, साल 2023 मनेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण कि मतदाता पहचान पत्र आधार से जुड़े न होने पर भी नाम नहीं कटेगा, हिंदुस्तान में है। वायरल इन्फेक्शन पर देश के अलग अलग हिस्सों में होगा शोध, अमर उजाला की खबर है। पत्र के अनुसार 28 से भी अधिक ICMR केंद्रों पर शुरू होगा अध्ययन, टास्क फोर्स से मिली अनुमति। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में लिखे गए हैं सर्वाधिक लेख, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने इसे अनोखा रिकॉर्ड बताते हुए लिखा है, भाला फेंक एथलीट ने फर्राटा धावक को पीछे छोड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, आगामी केंद्रीय बजट अगले 25 वर्ष के लिए भारत की तैयारी का खाका पेश करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, काशी तमिल संगमम वाराणसी से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत। वस्तु और सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। गृह मंत्री आज कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बिहार में जहरीली शराब हादसे में मरने वालों की संख्या 81 हुई और FIH महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत आयरलैंड को हराकर फाइनल में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।